लोगों के यदि 10वें भाव में राहु आ जाए या फिर मंगल और बृहस्पति उनकी मकर राशि में एक नदी में एक अलग लेवल की एनर्जी है। इसमें भी इम्पोर्टेंट महीने में या इम्पोर्टेंट ट्रांजिट में स्नान करने से बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। आपका सूर्य जो है एरीज में जा रहा है, तब आपको बद्री आश्रम। हेलो नमस्ते। वेलकम टू रिवैम्प बाय अवनी। तो सावन चल रहा हो और नदियों की बात ना की जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। जैसा कि भावार्थ रत्नाकर में भी कहा गया है, वृषभ राशि में जन्मे लोगों के यदि 10वें भाव में राहु आ जाए या फिर मंगल और बृहस्पति मकर राशि में आ जाए तो वो गंगा जी में स्नान जरूर करते हैं। पर स्नान करना कब चाहिए, आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे हेमेंद्र जी के साथ कि इन पवित्र नदियों में कब स्नान करना हमारे लिए सबसे लाभदायक होता है। तो नमस्कार हेमेंद्र जी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार अवनीत जी। जो भारत की कई प्रमुख नदियां हैं, वो उनमें हर एक नदी में एक अलग लेवल की एनर्जी है। और ये एनर्जी उनको बहुत तरीकों से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सरस्वती रिवर की बात करते हैं, जो जिसका भी लोप हो चुका है, तो 60 मुखी नदी कही गई थी। गंगा जो है वो 100 मुखी नदी है। सोनभद्र जो है वो 10 मुखी नदी है। नर्मदा जो है 24 मुखी नदी है। तमसा 12 मुखी। तो हर एक नदी का एक इतनी मुखी बनती है, और उसके हिसाब से उनकी अपनी एनर्जी है। और इन इसमें भी इम्पोर्टेंट महीने में या इम्पोर्टेंट ट्रांजिट में स्नान करने से बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। इसकी भी एक स्टोरी है जिसको हम बाद में कभी कवर करेंगे। बट आप मान लीजिए, अगर सूर्य अगर कैप्रिकॉन में है, तो आपको गंगा नदी में जाके जरूर स्नान करना चाहिए। वहां पे जो आपका पुण्य है, उसका लाभ जो है कई गुना बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर आपका सूर्य जो है एरीज में जा रहा है, तब आपको बद्रिका आश्रम में जाके अलकनंदा नदी में या जो तप्त सरोवर है उसमें स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप वहां नहीं जा सकते तो नैमिषारण्य में भी जा करके आप सन इन एरीज जब ट्रांजिट हो रहा हो या मेष संक्रांति हो रही हो, तब भी आप वहां पे जाके वो स्नान कर सकते हैं। लियो में अगर लियो संक्रांति है, सूर्य जो है लियो में ट्रांजिट कर रहा है, तब आप बेसिकली सिंधु नदी में जाकर के स्नान कर सकते हैं। या फिर कैंसर में सन ट्रांजिट करने, कैंसर संक्रांति है, तो आप केदारनाथ के तीर्थ में भी जाकर के, मंदाकिनी नदी में भी जाके आप स्नान कर सकते हैं। या फिर साउथ में आप गोदावरी नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं। जुपिटर या सन अगर वर्गो में चला जाए, तो आपको यमुना नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। या फिर सोनभद्र नदी में जाके। जुपिटर अगर लिब्रा में आ जाए, तो आपको कावेरी नदी में स्नान करना चाहिए। सूर्य या जुपिटर जब स्कॉर्पियो में चले जाएं, तो आपको नर्मदा नदी में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। सूर्य और जुपिटर अगर साजिटेरियस में आ जाए, तो आपको सुवर्णमुखी नदी में स्नान करना चाहिए। और सुवर्णमुखी को 10 मुखी नदी माना गया है। और इसके किनारे आपका तिरुपति और कालीहस्त मंदिर जो है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर जो इस नदी के किनारे एस्टेब्लिश हो रखे हैं। और अगर सूर्य जो है फॉर एग्जाम्पल कुंभ राशि में आ जाए, तो उस दौरान आपको किसी पुण्य तीर्थ में जाकर के आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए। जी। जी, जैसे अभी आप बात कर रहे थे गंगा मैया 100 मुखी हैं, तो ये किस हिसाब से बोला जाता है कि इतने मुखी हैं, या क्या महत्व है कितने मुखी होने का? देखिए, जैसे बोलते हैं कि बहता हुआ जो जल है ना, उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। और हम्म। कई कई स्तोत्रों से जब वो जल आता है, तो वहां वहां की ऊर्जा वो लेकर आता है। तो ओके। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मुखी होने से वो ज्यादा ऊर्जावान हो जाएगा। बट कई अन्य प्रकार की जो एनर्जीज मिलती हैं उस नदी में, उसको और ज्यादा पवित्र और ज्यादा एनर्जी से परिपूर्ण बना देती हैं। राइट। तो जब हम 100 मुखी की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 100 धाराएं जो है उस नदी में आकर के मिल करके उसको एक नदी का रूप दे रही हैं। तो अनेक स्तोत्रों से जब वो आती हैं, तो वो उस हिसाब से उसको उतरे मुखी का नदी कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउथ में जाएं, तो तुंगभद्रा जो है उसको, सॉरी, कृष्णा नदी जो है उसको 18 मुखी कहा गया है। और कावेरी को 27 मुखी नदी कहा गया है। राइट। तो ये जो सोर्स है, ये दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो यहाँ पे हम स्रोत पे ज्यादा ध्यान देते कि उनका बिगिनिंग कहाँ से हुआ और किस प्रकार से हुआ। ऑलराइट। जी। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। इसके साथ हम आज का सेशन यहीं
विराम देते हैं सेशन को। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हेमेंद्र जी से पूछना या मुझसे पूछना, तो प्लीज डू कमेंट। आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्लीज डू कमेंट। और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब भी हम बहुत जल्द से जल्द आपको दे पाए। तो इसके साथ अब हम चलते हैं। नमस्कार हेमेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और इतना समय निकालकर हमें इतनी गूढ़ रहस्य बताए आपने, जिनसे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं सभी लोग, जो भी इसको समझ पाए, इसके बारे में अच्छे से जान पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अवनीत जी। और अभी आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी देर हमें सुना। तो प्लीज डू कमेंट, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्लीज भेज दीजिए, ताकि हम हेमेंद्र जी से जल्द पूछ सकें। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस रहा है कि अगर कोई ब्रॉडर कंसेप्ट हुआ या कोई जो सब लोग जानना चाहते हैं, तो हम डेफिनेटली उसको किसी सेशन में ही पूछ लेंगे उनसे। तो इसके साथ ही अब हम विराम लेते हैं। नमस्कार।